प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक देख रहे थे, पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें वर्ण विचार वाला टॉपिक हमने पढ़ा है। वर्ण विचार के बाद आज हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। तो आप हेडिंग डालिएगा शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंतर्गत अपन एक एक नियम देखेंगे कि शब्दों को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, क्या क्या नियम होता है। शब्द शुद्धि प्रतियोगिता परीक्षाओं में शब्द शुद्धि से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरणिक नियमानुसार किस शब्द में मात्रा अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता आदि एक एक का नियमानुसार अपन उदाहरण देखते जाएंगे। तो शब्द शुद्धि में सर्वप्रथम दो चीज़ें आप समझिएगा। एक, कहीं भी आप किसी वर्ण पे बिंदी लगाते हैं और एक चंद्र बिंदु लगाते हैं। सर्वप्रथम इन दोनों में हम अंतर जानेंगे। जो बिंदी लगा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार। और जो आप चंद्र बिंदु लगाते हो इसे आप क्या कहते हो, इसे अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक ये नाम, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि होती है और चंद्रबिंदु जो है वो स्वर ध्वनि है। अनुस्वार जो है वो व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि से आशय है कि एक अनुस्वार के अंदर 5 व्यंजन होते हैं और अनुनासिक जो होता है वो स्वर ध्वनि कहलाता है। नाम ध्यान रखें, किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं ये ज़रूर ध्यान रखें। इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वो एक एक बात अपन जानेंगे। अनुस्वार जो होता है इसमें 5 व्यंजनों की भूमिका होती है। अंग, इय, अण, न और म। न और म, ये जो 5 व्यंजन हैं, ये पांचों व्यंजन किस में आते हैं, अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। यानी इन 5 व्यंजनों के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार जिस वर्ण पर लगता है उसके ठीक बाद बोला जाता है। आप ये ध्यान रखें, जिस वर्ण पर हम इसका प्रयोग करेंगे उसके ठीक बाद अनुस्वार को बोला जाता है। जैसे मैं अंत लिखता हूँ तो अ पे बिंदी लगी है तो बोला कहाँ जाएगा, अ के ठीक बाद। और आगे जो वर्ण बैठा होता है उसी वर्ण जो वर्ण बैठा है वो जिस व्यंजन वर्ग का होता है उसी व्यंजन वर्ग का 5वां व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। यानी बिंदी में इस 5 में से कौन सा वर्ण है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ त बैठा है तो त वर्ग में जो 5वां होता है त, थ, द, ध, न, तो इस अनुस्वार का मतलब यहाँ पर किससे होता है, न से होता है। तो आप समझ गए, जो बिंदी लगते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार व्यंजन ध्वनि होती है। अनुस्वार में 5 व्यंजन होते हैं, अंग, इय, अण, न और म। और पता कैसे लगेगा, तो अनुस्वार के ठीक बाद जो भी वर्ण बैठा है ये जिस व्यंजन वर्ग का होगा उसी वर्ग का 5वां व्यंजन अनुस्वार कहलाएगा। दूसरी बात, जो अनुनासिक होता है इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु। ध्यान रहे कि अनुस्वार को आप पंचमाक्षर भी कह सकते हैं ना, कई बार इसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, 5वें। ये स्वर ध्वनि है तो इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, स्वरों के साथ। जैसे अपन लिखते हैं आँख, जैसे अपन लिखते हैं चाँद, ठीक है, आँख है, चाँद है, माँ है, तो सब जगह अपन अनुस्वार लगा रहे हैं। ये आ है और आ है, तो स्वरों के साथ जो है वो चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। और बिंदी जो है वो अनुस्वार जो है वो क्या कहलाती है, व्यंजन ध्वनि कहलाती है। तो आप ये प्रयोग दोनों का ध्यान रखें। ये जो अपन लगाते हैं अर्धचंद्र से बिंदी का प्रयोग अपन नहीं करते हैं तो ये अंग्रेजी शब्दों के साथ प्रयोग होता है। इस चिन्ह को भी आप ध्यान रखें। शब्द शुद्धि में इन 3 चिन्हों से जुड़ा अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना। जैसे अपन ऑफिस लिखते हैं तो ऑफिस में चंद्र बिंदु नहीं आता है ना, ऑफिस में ये लिखा जाएगा ऑफिस, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कॉलेज लिखते हैं तो कॉलेज लिखेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे, इसमें बिंदी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो अनुस्वार और अनुनासिक है, ये स्वर ध्वनि है, ये व्यंजन ध्वनि है। इसमें 5 व्यंजन होते हैं और इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, स्वरों का। और बिंदी नहीं लगाएंगे तो इसका प्रयोग जो होता है वो हमेशा अंग्रेजी शब्दों के साथ किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहीं भी हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो किस प्रकार का शब्द है, अंग्रेजी शब्द।
ये पहचान आपको विदेशी शब्दों में भी काम में आएगी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द जब पूछे जाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग जिस शब्द पे किया जाता है आप समझिएगा कि वो किस प्रकार का शब्द है, वो विदेशी शब्द है ना। विदेशी शब्द है यानी वो अंग्रेजी शब्द है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलो, पहली बात ये होगी। दूसरी बात देखिए, जब भी हम तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आप समझ गए, इनका प्रयोग करना आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें कि अपन जब भी लिखते हैं कि एक शब्द होता है गीतांजलि, गीतांजलि, और एक मैंने ये लिखा गीतांजलि, दो शब्द लिखा, दोनों में मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। एक अपन लिखते हैं जैसे अरावली, और एक मैंने ये लिखा अरावली। इस अशुद्धि से जुड़ी आपको निश्चित रूप से परीक्षा में शब्द पूछे जाते हैं। एक जैसे अगर मैं लिखूं काव्यांजलि, काव्यांजलि, और एक मैंने ये लिखा काव्यांजलि, आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे है। और एक मैं लिख देता हूँ कवितावली, कवितावली, और एक ये लिख दिया कवितावली। ठीक है, इसी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। अब गीतांजलि जब अपन बोलते हैं तो अंत में किसका उच्चारण होता है? अंजलि का। काव्यांजलि बोलते हैं तो अंत में क्या बोल रहे हैं? अंजलि। और अरावली बोल रहे हैं, कवितावली बोल रहे हैं तो अंतिम उच्चारण क्या हो रहा है? अवली। अब आप एक नोट करके एक बात लिखिएगा कि अंजलि, अंजलि और अवली, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, इससे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं अब आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आप लिखिएगा अंजलि और अवली दोनों बहनें होती हैं, अंजलि छोटी और अवली बड़ी बहन है। सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि अंजलि छोटी है और अवली बड़ी बहन है। मतलब जहाँ जहाँ अंजलि आएगा वहाँ वहाँ ई छोटी आएगी, और जहाँ जहाँ अवली आएगा वहाँ वहाँ ई बड़ी आएगी। तो देखें गीतांजलि तो अंजलि लास्ट में आ रहा है, तो अंजलि कैसी बहन है? तो अंजलि छोटी बहन है। तो अगर ई बड़ी आ गई तो ये शुद्ध हो जाएगा, अंजलि में ई छोटी आएगी। काव्यांजलि तो अंतिम उच्चारण अंजलि आ रहा है, अंजलि छोटी होती है। और अरावली, अवली कैसी है? तो अवली बड़ी होती है। कवितावली तो अवली आ रहा है तो ये बड़ी। तो एक नियम आप ये ध्यान रखेंगे, इससे जुड़े परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अंजलि छोटी बहन है, अवली बड़ी बहन है। जहाँ जहाँ अंजलि आएगा वहाँ वहाँ ई छोटी आएगी, जहाँ जहाँ अवली आएगा वहाँ वहाँ ई बड़ी आएगी। ठीक है, तो अंजलि और अवली का रूल आपको अच्छे से याद रखना है। अगली बात देखें, एक और बात आप ध्यान रखें, ऐसा कोई भी शब्द आपको दे दिया जाता है जिसमें दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रहे दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है तो वह शब्द जो है वो अशुद्ध होता है। जैसे एक शब्द होता है केंद्रीयकरण, ठीक, एक शब्द होगा केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, एक शब्द ये लिखा मैंने केंद्रीकरण। और एक मैंने लिखा केंद्रीय। सब में अंतर समझते जाना। अब आपसे जब भी शुद्ध और अशुद्ध पूछा जाता है तो आपको यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द के अंत में अगर करण होता है तो करण से ठीक पहले य का प्रयोग नहीं होता है। अंत में आपको कहीं भी क्या दिख जाए? करण दिख जाए। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि करण से ठीक पहले य का प्रयोग नहीं होता, यानी या तो यह ही आएगा या करण ही आएगा, यह करण दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना कि करण और यह तो है, लेकिन इससे ठीक पहले स्वर हमेशा जो है वो कैसा होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आप नोट कीजिएगा कि य और करण दोनों एक साथ नहीं आते हैं, या तो केवल य आएगा या केवल करण आएगा। और यह करण जो भी दोनों में से एक आए उससे ठीक पहले स्वर की मात्रा हमेशा क्या होगी? दीर्घ होगी। दीर्घ यानी बड़ी।
अब आप देखिएगा यहाँ यह भी आ रहा है और करण भी आ रहा है, मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह करण एक साथ नहीं आएगा। यहाँ करण आ रहा है, यह नहीं है, लेकिन स्वर की मात्रा कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ देखें करण आ रहा है और करण से ठीक पहले यह नहीं है और स्वर भी कैसा आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो ये शुद्ध शब्द है। और केंद्रीय में यह आ रहा है, यह से पहले ये आ रही है, तो भी ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये तो शुद्ध है और ये दोनों अशुद्ध है। क्या याद रखना है कि यह करण दोनों एक साथ नहीं आते हैं, या तो यह आएगा या केवल करण आएगा, और यह और करण से पहले स्वर की मात्रा हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है, यानी दीर्घ होती है। तो पहला नियम आप अंजलि और अवली का ध्यान रखेंगे। उससे पहले मैंने आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताया, वो आपको ध्यान रखना है, और फिर आपको य और करण में अंतर याद रखना है। अगली बात देखें, आप एक एक बात नोट करते जाएं और ये एग्जाम्पल समझते जाएं। जैसे मैं एक उदाहरण इसी का और लिखता हूँ, आप देखिएगा कि जैसे एक शब्द होता है, एक मैंने ये लिखा मानवीकरण, ठीक, मानवीकरण। एक मैंने ये लिखा मानवीयकरण, मानवीयकरण। और मैंने ये लिखा मानवीय, और एक मैंने ये लिखा मानवीकरण। ठीक है, 4 शब्द मैंने यहाँ लिखे। अब देखिए आप इसमें से शुद्ध कौन से हैं और अशुद्ध कौन से हैं, तो कैसे पता लगाएंगे। तो करण है, करण से पहले यह नहीं है, एक बात तो ठीक है, लेकिन स्वर की मात्रा कैसी आ रही है, लघु, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ करण है और करण से ठीक पहले यह है, तो ये गलत हो जाएगा। ये यह है और इससे पहले स्वर की मात्रा दीर्घ है, तो ये सही है, क्योंकि इसमें करण है नहीं। इसमें करण है, यह नहीं है, और करण से पहले ई की मात्रा दीर्घ है। तो चाहे आप मानवीय लिखें, मानव में ई प्रत्यय जुड़ता है तो मानवीय बनता है, जो ठीक है, एकदम सही है। और या आप मानवीकरण लिखें, मानवीयकरण लिखेंगे तो गलत है, मानवीकरण में ई छोटी कर देंगे तो भी गलत है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी। शब्द शुद्धि में खास तौर पे जो जो परीक्षाओं में शब्द पूछे जाते हैं, मैं आपको उन पे चर्चा कर रहा हूँ। एक शब्द आप देखें जो सर्वाधिक आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक मैंने ये लिखा है और एक ये लिखा है। तो देखिएगा ये भी बहुत प्रचलित शब्द है, तो ज़्यादातर गलत लिखा हुआ आपको मिलता है। आपको जहाँ जैसा लिखा है वैसा ही नहीं ध्यान रखना, आपको नियमानुसार ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ा जाता है, श्रृंगार पढ़ा जाता है, लोग श्रृंगार बोलते हैं। तो श्रृंगार अशुद्ध उच्चारण होता है, शुद्ध उच्चारण होता है श्रृंगार। तो देखिए इस र का प्रयोग नहीं होता, अगर आप इस र का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है। श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। बोलेंगे क्या, श्रृंगार। ये जो मात्रा है वो री की मात्रा होनी चाहिए, इसके साथ में र का प्रयोग नहीं होता है। तो ये शब्द शुद्ध शब्द है और ये जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला देखें, ये सारी बातें शब्द शुद्धि से जुड़ी हैं जो अक्सर आपको परीक्षाओं में पूछी जाएगी। एक इस र को लेकर बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है, इसे रेफ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रेफ कहते हैं। रेफ संबंधी अशुद्धियाँ भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, आप इसमें विशेष रूप से सावधानी रखिएगा। अब देखिए पहले सुनिएगा, रेफ जो होता है इसका प्रयोग जिस वर्ण पर किया जाता है, इसका उच्चारण उस वर्ण से ठीक पहले होता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि अनुस्वार जहाँ लगता है उसके बाद बोला जाता है, और र का चिन्ह जिस पे लगता है उससे ठीक पहले बोला जाता है। तो आप शॉर्ट में ये बात याद रखना कि र हमेशा अगले के ऊपर बैठता है। अगले के ऊपर बैठेगा मतलब बोला पहले जाएगा। तो जहाँ भी इस र का प्रयोग होता है, आप उस शब्द का उच्चारण करके देखेंगे, आप उस र का सही उच्चारण देखना कि कहाँ जहाँ बोल रहे हैं उसके ठीक अगले वर्ण पर होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 शब्द लिखता हूँ, आपने सर्वाधिक प्रचलित शब्द है, ये कई जगह आपने लिखा होगा, कई जगह ये लिखा जाता है। मैं सही गलत दोनों में आपको अंतर बता रहा हूँ ताकि आप उसमें अंतर समझ पाएँ। एक ये वो का आशीर्वाद लिखा, एक ये आशीर्वाद लिखा। अब देखिएगा, इसे जब हम पढ़ेंगे तो र जहाँ लगा इस वर्ण से ठीक पहले बोला जाएगा, और यहाँ जो लगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, आरसीवाद, क्योंकि यहाँ र लगा है तो बोला श से पहले जाएगा, तो आरसीवाद। जबकि शब्द आरसीवाद नहीं होता है। अब र व पे लगा है तो बोला कहाँ जाएगा, व से ठीक पहले। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, आशीर्वाद। बोल क्या रहे, आशीर,
और वाद, तो र जहाँ बोल रहे हैं ठीक उसके अगले पर बैठा है। तो आशीर्वाद शब्द ये शुद्ध होता है, ये अगर आशीर्वाद आप लिखते हैं तो क्या है, अशुद्ध शब्द है। जैसे देखिएगा, एक ये होता है, एक ये लिखा आपने देखा होगा और एक ये लिखा है। इन दोनों में से आप तय कीजिएगा कि इसमें शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब र न पे लगा है तो इसको अपन क्या वर्ड पढ़ेंगे, पूरन जन्म, और र ज पे लगा है तो क्या पढ़ेंगे, पुनर्जन्म। अब पूरन जन्म होता है या पुनर्जन्म होता है, तो आप ध्यान रखें कि जो उपसर्ग होता है वो पूरन नहीं होता है, पुनर होता है। उपसर्ग क्या होता है, पुनर उपसर्ग होता है। तो र जहाँ लग रहा है उससे ठीक आगे वाले पर बैठेगा, जहाँ हम बोलेंगे उसके अगले पे। न पे अगर र लगा है तो न से पहले बोलेंगे, ज पे लगा है तो ज से पहले बोलेंगे, तो इसका उच्चारण करेंगे पूरन जन्म हो जाएगा, जबकि पूरन जन्म शब्द अशुद्ध होता है। और ये क्या लिखा है, पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म क्या है, शुद्ध होगा। तो ऐसे रेफ संबंधी जब भी आपसे अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं तब आप खास तौर पे ध्यान रखना कि रेफ का प्रयोग कैसे होता है। जैसे देखिए, एक दो एग्जांपल में भी आपको और बताता हूँ, फिर मैं कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें करवाऊँगा। एक जैसे अपन ने ये लिखा, पुनर्जागरण, ये आप तय कीजिएगा कि इन दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। और एक मैंने ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा। अब आप देखें, पढ़ के देखें, पहला लिखा है पूरन जागरण, दूसरा लिखा है पुनर्जागरण। तो पूरन जागरण होता है या पुनर्जागरण होता है, तो पूरन जागरण नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, पुनर्जागरण। तो र पू न र जहाँ आता है उसके ठीक अगले पर बैठा है। और ये पूरन नवा नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, पुनर्नवा। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिपीट होने वाला शब्द है। तो आप ध्यान रखना कि पुनर्नवा होता है, पूरन नवा नहीं होता है। तो यहाँ पे पुनर्नवा ये शुद्ध है, यहाँ पर पुनर्जागरण ये शुद्ध है। तो ये रेफ संबंधी कुछ बातें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक और शब्द देखें जो बहुत प्रचलित है और आपको अक्सर आपने लिखा देखा भी होगा। एक मैंने ये लिखा कर्तव्य। ज़्यादातर लोग इसको गलत लिखते हैं, आप इसका सही प्रयोग ध्यान रखें। एक कर्तव्य लिखा, एक कर्तव्य ये लिखा। अब दोनों में से शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा, तो ध्यान रखना ये अशुद्ध है क्योंकि यहाँ अर्ध व्यंजन का प्रयोग किया गया। तो रेफ का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ अर्ध व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। शुद्ध शब्द कौन सा होता है, ये होता है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द जो है वो क्री धातु होती है और क्री धातु में तव्य प्रत्यय जुड़ता है, ध्यान रहे। तो क्री में जब तव्य जुड़ता है तो शब्द क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। और ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। साथ में आप ये बात भी ध्यान रखें कि जब आपसे पूछा जाए कि कर्तव्य शब्द जो है वो किस प्रकार का प्रत्यय है, तो कर्तव्य में कृत प्रत्यय होता है। आपसे पूछे तो क्री धातु होती है और तव्य प्रत्यय होता है। और जब प्रत्यय क्री धातु के साथ जुड़ता है तो री जो होती है वो र में बदल जाती है। तो ये तव्य है, इसमें अर्ध व्यंजन नहीं जुड़ा होता है, प्रत्यय के अंतर्गत है ना। तो क्री में तव्य जुड़ा और कर्तव्य बना। और किस प्रकार का प्रत्यय है, तो कृत। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि वे शब्दांश जो किसी धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, धातु के अंत में, वे क्या कहलाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपके कृत प्रत्यय का है। तो देखो, शब्द शुद्धि की दृष्टि से पूछा जाए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। कर्तव्य में प्रत्यय पूछा जाए तो तव्य है, मूल रूप पूछा जाए तो क्री धातु है, और किस प्रकार का प्रत्यय है तो आप कहेंगे कृत प्रत्यय है। तो एक शब्द के साथ आपको प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, मूल रूप भी पूछा जा सकता है और शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। तो सारी बातें आप एक एक कर नोट करते रहिएगा। अगला देखिएगा, अगला एक और शब्द बताता हूँ। एक शब्द होता है, ज़्यादातर हम बोलते समय इसको गलत बोलते हैं, अपन बोलते हैं अंताक्षरी, ठीक है। और एक शब्द होता है ये अंत्याक्षरी, ठीक। अब एक होता है अंताक्षरी, एक होता है अंत्याक्षरी।
कौन सा सही होगा, पहले आप निर्णय ले लें कि अंताक्षरी सही होता है या अंत्याक्षरी सही होता है। तो ध्यान रहे, अंताक्षरी शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है अंत्याक्षरी। अंत्य प्लस अक्षरी, दीर्घ संधि इसमें होती है, और अंत्याक्षरी शब्द शुद्ध शब्द होता है। तो जब भी परीक्षा में ये पूछा जाए तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि अंताक्षरी नहीं होता है बल्कि अंत्याक्षरी होता है। ऐसे में प्रचलित शब्द मैं आपको बता रहा हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक शब्द होता है अतिशयोक्ति, ये भी आरपीएससी एग्ज़ाम में खूब पूछा गया है, अतिशयोक्ति। और एक शब्द होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अब आप देखेंगे कि अतिशयोक्ति सही है, अतिशयोक्ति सही। आप इसका शाब्दिक अर्थ भी जानिएगा कि अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। तो उच्चारण आप सही करेंगे तो आपका लेखन भी सही होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं होता है, यानी श आधा नहीं आता है, शुद्ध शब्द होता है अतिशयोक्ति होता है। तो बोलते समय अतिशयोक्ति नहीं बोलें, अतिशयोक्ति बोले हैं। और अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और देखिएगा कि जैसे हम लिखते हैं, कई लोग एक ये लिखा और एक ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा। ठीक है, पहला लिखा है चिन्ह और चिन्ह, ठीक। दूसरा जिह्वा। अब बोलते समय अपन क्या बोलते हैं, अब जो फर्स्ट लिखा है आप इसको क्या पढ़ोगे, चिन्ह। तो ये चिन्ह नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, चिन्ह होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत के साथ भी आप लिख सकते हैं, तो एक ही बात है। हलंत लग गया मतलब वो वर्ण स्वर रहित हो गया। तो चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है ना। कभी भी बोलें तो चिन्ह नहीं, चिन्ह बोला जाता है। तो ये शब्द शुद्ध होता है। जिह्वा नहीं, जिह्वा ये वह पहले लिख दिया है, जबकि ये जिह्वा होता है, जिह्वा। ह आप इसमें क्या करें, हलंत करें। तो शुद्ध शब्द क्या, जिह्वा नहीं होता है, जिह्वा होता है। और चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है ना। ये खास तौर पे शब्द शुद्धि में शब्द जो हैं ये आपको अच्छे से याद रखने। ये कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला देखें, एक आपसे पूछा जाए तो एक शब्द होता है शुश्रूषा। एक ये लिखा मैंने, शुश्रूषा। एक ये लिखा, शुश्रूषा। इस तरीके से आपको ऑप्शन बनाकर परीक्षा में दे दिए जाते हैं। एक ये लिखा, शुश्रूषा, ठीक है, और एक ये लिख दिया, शुश्रूषा। 4 अगर ऐसे विकल्प दिए जाएं, फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुश्रूषा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये शुश्रूषा सही है। शुश्रूषा शब्द का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सेवा करना। और अपन बोलेंगे क्या, शुश्रूषा, तो जिस वर्ण पर बल पड़ रहा है मतलब दीर्घ स्वर होगा, और जिसमें स्वर छोटा रह रहा है मतलब लघु स्वर होगा। तो शुश्रूषा, तो बल किस पे पड़ रहा है, श्रु पे पड़ रहा है, इसका मतलब ऊ कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसमें सही शब्द, शुद्ध शब्द ये है। ये शुश्रूषा शब्द भी सर्वाधिक बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा और याद रखिएगा। कुछ शब्द शुद्धि के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण हैं, जिस शब्द हैं जो आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक ये होता है महात्म्य, और एक ये शब्द होता है महात्म्य। इसमें आपसे पूछा जाए कि शुद्ध कौन सा और अशुद्ध शब्द कौन सा, तो ध्यान रखें, महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, महात्म्य। तो ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट कीजिएगा इसको भी। एक आता है बहुत प्रचलित शब्द है, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा। अब आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, तो पहला लिखा है मैंने उज्ज्वल और दूसरा लिखा है उज्ज्वल।
तो शुद्ध शब्द कौन सा होता है, तो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल नहीं होता है। अब इसकी व्यंजन संधि होती है, आप संधि करेंगे तो उत प्लस ज्वल होगा। पता कैसे लगाएं, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, जवल, और ये क्या लिखा हुआ है, ज्वल। तो अपन बोलते हैं क्या है, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो हमारा उच्चारण जो है वो क्या होना चाहिए, उज्ज्वल। तो अंत में ज्वल आ रहा है, ये सही है, ये अशुद्ध शब्द है। संधि पूछी जाए तो आप बताएंगे व्यंजन संधि होती है। विच्छेद पूछे तो आप कहेंगे उत प्लस ज्वल। उत धन ज्वल से मिलकर बनता है उज्ज्वल। ठीक इसी का जैसा एक और शब्द है, एक ये होता है प्रज्वलित, और एक ये शब्द होता है प्रज्वलित। अब इस बेस पे लोग इसको भी गलत करके आते हैं। जिस शब्द का उच्चारण करते समय जीवा में एक बार कंपन होता है तो एक आधा आता है, और जीवा में 2 बार कंपन होता है तो 2 आधे आते हैं। अब देखिए उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल बोल रहे हैं तो जीवा में 2 बार कंपन होता है। अब प्रज्वलित होता है या प्रज्वलित होता है, तो प्रज्वलित नहीं होता है, प्रज्वलित होता है। प्रज्व में जीवा में 1 बार उच्चारण होता है, तो प्रज्वलित शब्द शुद्ध होता है। ध्यान रहे, यहाँ ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, यहाँ ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो शब्द शुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और नियम आज के सेशन में आपने जाने हैं। जब भी आप कभी भी लिखें तो अब इन शब्दों को आप शुद्ध रूप से लिखें, और मैं आशा करता हूँ कि आपने नोट भी कर लिए होंगे, और ये 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। यहाँ से आगे की बातें अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।